रामशरण जोशी हिंदी के सुप्रतिष्ठित और जनप्रतिबद्ध पत्रकार, जिन्होंने बंधुआ श्रमिकों की सरकारी घोषणाओं के बहुत बहुत पहले पत्र पत्रिकाओं में बंधुआ मजदूरों की समस्याओं, उनके शोचनीय और अमानवीय जीवन पर प्रामाणिक और गंभीर लेख लिखकर बुद्धिजीवियों की बिरादरी में हलचल मचाई थी। उन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के अनेक जनपदों प्रांतरों की कई कई बार यात्राएं की। पिछड़े तबकों, मजदूरों, बंधुआ समाज और आदिवासियों की समस्याओं का गहन अध्ययन किया और हमें बताया कि इस अर्ध सामंती पूंजीवादी व्यवस्था में गरीब तबकों और आदिवासियों का जीवन कितना दुष्कर और कष्टकर है। रामशरण जोशी साहित्येतर विषयों पर लिखने वाले उन कुछ थोड़े से हिंदी लेखकों में हैं जिन पर हिंदी समाज गर्व कर सकता है। सामाजिक राजनीतिक विषयों पर उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित और चर्चित हुई हैं। हिंदी के साथ साथ वे अंग्रेजी में भी लिखते रहे हैं। उनकी पुस्तकों के अनुवाद भी हुए हैं। उनकी पुस्तक है आदिवासी समाज और शिक्षा, जिसका अनुवाद कथाकार पत्रकार अरुण प्रकाश ने किया है। पुस्तक पर बातचीत करने के लिए हमने रामशरण जोशी और पत्रकार रविंद्र त्रिपाठी को आमंत्रित किया। जोशी जी, आपकी पुस्तक आदिवासी समाज और शिक्षा मुख्य रूप से हमारे समाज में जो आदिवासी रहते हैं उनकी समस्याओं के ऊपर केंद्रित है। इस किताब की एक महत्वपूर्ण स्थापना यह है कि हमारे समाज में यानी भारत में जो औद्योगिकरण हुआ है, बड़े बड़े उद्योग धंधे और विकास के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, जी हाँ, उसका बोझ आदिवासियों के ऊपर पड़ा है। यानी कि लाभ तो नहीं मिला, बल्कि उसके कारण आदिवासियों को एक तरीके से हानि उठानी पड़ी है। तो आप क्या लगते हैं कि हमारे समाज में औद्योगिकरण के और आदिवासियों के की जो उनका जो कल्याण है उसके बारे में नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि जो सभ्यता और संस्कृति का जो विकास की जो धारा रही है, ऐतिहासिक धारा, और उस विकास का बोझ किन लोगों ने उठाया है? उन लोगों ने उठाया है कि जो कि हाशिए के लोग रहे हैं, जो कि व्यवस्था और सत्ता प्रतिष्ठान के इर्द गिर्द नहीं रहे, बल्कि इससे दूर रहे। ये आज की बात नहीं, शुरू से चली आ रही है। जब हम लोग भारत के संदर्भ में सोचते हैं और ख़ास तौर से जैसा कि आपने कहा औद्योगिकरण, ये धारा 5वीं दशक में शुरू हुई जब भारत आज़ाद हुआ, और उसके बाद आपने देखा होगा कि सबसे पहले छोटा नागपुर में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, और नतीजा ये हुआ कि आदिवासी लोग अपनी जो उनकी परंपरागत जो भूमि थी, जो परिवेश था, चाहे वो सामाजिक परिवेश हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, उससे वो बेदखल कर दिए गए। ये प्रोसेस वहीं नहीं रुका। ये प्रोसेस मध्य प्रदेश में जब हम लोग चले आते हैं, यानी जैसे कि आपका बेलाडीला, बस्तर, जहाँ एशिया, बल्कि मैं कहूँगा कि विश्व की शुद्धतम लोहा माइन आज भी वहाँ पर है, तो उसके बाद वहाँ पर आया, और नतीजा ये हुआ कि जो जैसा कि हम लोग छोटा नागपुर में देखते हैं कि वहाँ लैंड एलिनेशन बहुत तेज़ी से हुआ, ठीक यही स्थिति बस्तर में हुई। वहाँ की पूरी ज़मीन, वहाँ का पानी पूरा पॉल्यूट हो गया, और आदिवासी जिन गांव में बसते थे वहाँ से हटा दिए गए। इसके साथ साथ ये काम भिलाई और दुर्ग और आसपास के पूरे शहरों में हुआ, और जगह भी ये चला। कुल मिला के स्थिति ये है कि जब विकास के नाम पर, यानी एक
अब भारत जब आज़ाद हुआ तो जाहिर है कि उसे नए संसाधनों की आवश्यकता हुई। औद्योगिकरण का, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का ये था कहना कि साहब हमको जब तक भारत उद्योग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा तो भारत पिछड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें नए क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ी, मिनरल रिसोर्सेज की। अब वो उसकी कीमत कौन चुका है? जाहिर है कि जो मिनरल रिसोर्सेज थे हमारे, जिसे बोलते हैं खनिज संपदा, वो तो उन आदिवासी क्षेत्रों में ही थे, दूर दराज क्षेत्रों में ही थे, और वो आज से ही नहीं बल्कि सदियों से वो इसके स्वामी थे। जंगल वहाँ पर थे, वन उपज वहाँ पर थे, खनिज संपदा वहाँ पर थी। जब ये आधुनिक सभ्यता का जो प्रतिनिधि जब वहाँ पहुँचा, यानी हम सब आधुनिक सभ्यता के प्रतिनिधि हैं, तो चाहे वो विकास के नाम पे पहुँचा, चाहे वो प्रशासन तंत्र के नाम पे पहुँचा, उससे पहले साम्राज्यवादी लोग थे, उपनिवेशवादी लोग थे, उन्होंने अपने ढंग से एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया। मेरा इसमें कहना यह है हाँ। कि देखिए, जो अब तक विकास हुआ, माने कि आज़ादी के पहले तक जो जिसमें कीमत समाज के वंचित लोगों ने चुकाई जिसकी, वह प्रसंग आज़ादी के बाद इसलिए खत्म हो जाना चाहिए कि आज़ादी के बाद हमने एक संविधान बनाया और हमारे सामने राज्य का नया आदर्श गढ़ा गया, इसमें समता बुनियादी बात मैं उसी पे मैं अब उस समता के सिद्धांत को और औद्योगिकरण को कैसे एक साथ उसी पे मैं बात आ रहा है कि 1947 से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। उस समय की जो राज व्यवस्था थी, या ये कहूँगा कि जो शासक वर्ग का चरित्र था, वो ये था केवल राज करना, लूटना, चले जाना। लेकिन 1947 के बाद हमारे शासक वर्ग में जो गुणात्मक परिवर्तन आता है वो ये आता है कि नहीं, हमें शासन भी करना है और जो कुछ है उसमें एक विकास भी करना है, सुधार भी लाना है, और साथ में उसकी कीमत चुकाने के लिए नए क्षेत्रों की तलाश भी करनी है। और जाहिर है कि ये कीमत कौन चुका सकते थे कि जो सदियों से, या ये कहूँ कि ट्रेडिशनल रूप से जो वंचित वर्ग था, डिप्राइव्ड सेक्शन या डिप्राइव्ड मासेस, वो थे आदिवासी। मैं दलित भी यहाँ नहीं कहूँगा, आदिवासी। और उन लोगों ने, हम ये ठीक है कि संविधान में हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की है कि भाई आदिवासियों के लिए एक संरक्षण रखा जाए, यानी जो रिजर्वेशन की जिससे कि हम लोगों ने व्यवस्था की, उनकी जो परंपरागत जो संस्कृति है, संसाधन है, उसको सुरक्षा दी जाए। इस तरह की हम लोगों ने कई व्यवस्थाएं की। लेकिन व्यवस्था को लागू करना किन लोगों ने लागू किया? लागू करना भी तो एक समस्या है। ये एक नया अंतर विरोध पैदा हुआ कि आपको इंडस्ट्री भी लगानी है और साथ में आपको आदिवासियों की जो परंपरागत संस्कृति है, समाज है, उसको भी सुरक्षित रखना है। देखिए, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, ये प्रोसेस भारत में ही नहीं, आपको शायद याद होगा कि अगर हम लोग लैटिन अमेरिकन कंट्री की बात करें, साउथ अमेरिका की और खासतौर से अमेजन फॉरेस्ट की, तो आपने देखा कि रेड इंडियन, लाखों की संख्या में रेड इंडियंस को ख़त्म किया गया। जब पश्चिमी सभ्यता के प्रतिनिधि लातिन देशों में पहुंचे और रेड इंडियंस को ख़त्म किया गया, क्यों? कि वहाँ खनिज संपदा, वहाँ टिम्बर बहुत रिच था। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि बर्ट्रैंड रसल जैसा एक बहुत बड़ा दार्शनिक व्यक्ति, उसके नेतृत्व में एक कमीशन बना और उसने इस बात की जांच की कि किस तरह से जो श्वेत लोग थे, उन लोगों ने वहाँ तरीके से सिस्टमेटिकली उनका सफाया किया, रेड इंडियंस का, यानी वहाँ के मूल निवासियों का। ये प्रोसेस हमारे यहाँ तो लागू नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो मानना ही पड़ेगा और स्वीकार कर लेना चाहिए अब हमें कि हम लोगों ने यहाँ के भारत के जो मूल निवासी थे उनको बेदखल किया। किसके नाम पर? विकास के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पर। अगर मान लीजिए आपने विकास के नाम पे किया होता तो ये भी बात समझ में आती। आपने एक शब्द यूज किया कि वेलफेयर कंसेप्ट, जो राज का जो कल्याणकारी जो अवधारणा थी, उसके अगर उसको पर हम चलते तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हुआ, क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो समाज के जो शक्तिशाली वर्ग थे वो तो उस वर्ग के नहीं थे। समाज के शक्तिशाली वर्ग यानी जो राज सत्ता के जो नियंता थे वो तो वो लोग थे जिनका उनसे कोई नाता रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ भोगने वाले थे। हाँ, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन इसके प्रसंग में चूंकि आप सिर्फ एक लेखक या पत्रकार ही नहीं हैं, बल्कि आपने एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी आदिवासियों के बीच में, दलितों के बीच में काम किया है। जी हाँ। तो एक तरीके से आप तो इस बात को जानते हो कि अभी भारत में जो चीज़ चल रही है
एक जो न्याय और समता को लेकर जो बात चल रही है, और राज्य पर भी उसका दबाव है, राज्य पर भी लगातार इसका दबाव है, चाहे भले ही उस पर प्रभुत्व किसी भी वर्ग का हो, कि हमें कहीं तालमेल तो बैठाना है। आदिवासियों की बात जो है, उनको अपने अधिकार की लड़ाई में स्थान दिलाना है, और आप उसमें एक बतौर एक्टिविस्ट भी शामिल रहे हैं, बतौर लेखक के अलावा भी। तो यह तालमेल हम कैसे बना पाए? आदिवासियों को ये जो मुख्य धारा वाली बात आती है ना, कि मुख्य धारा में शामिल हो जाए, मुख्य धारा तो उनको बाहर ढकेल रही है, हाशिए पर कर रही है। अब एक आदिवासी और मुख्य धारा के बीच में सामंजस्य कैसे बने? देखिए, एक बात तो ये समझ लें कि मैं उन विचारकों का समर्थक नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि साहब हमें आदिवासियों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, उन्हें एक म्यूजियम का पीस, जैसे आमतौर पे जैसा होता है ना कि 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसे राजकीय अवसरों पर हम लोग आदिवासियों को एक नाचने वालों के रूप में ले आते हैं, और सब उनको बिल्कुल आधुनिक मत बनाइए और उनके रिजर्व फॉरेस्ट रखिए, उसमें रखिए, आधुनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हो जाएंगे तो उनकी वो पश्चिमी रंग में रंग जाएंगे या हमारी सभ्यता में रंग जाएंगे। मैं एक तो उसका समर्थक नहीं हूँ। क्यों? कि राज का काम है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना और प्रत्येक व्यक्ति को विकास की धारा में लाना, विकास के लाभ वहाँ तक पहुँचाना। ये निश्चित, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। कई लोग, कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, यहाँ तक कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो मान के चलते हैं कि नहीं, उन्हें मत डिस्टर्ब करिए। अरे भाई, क्यों नहीं डिस्टर्ब करें? जब आज मनुष्य हाईटेक की बात कर रहा है, मंगल ग्रह तक पहुँच रहा है, और आप चाहते हैं कि बस्तर का आदिवासी छोटे से गाँव में बैठा रहे, वो बिजली से, टीवी से, जो आधुनिक चीज़ों से बिल्कुल वंचित रहे? यह असंभव है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर राज कहलाने लायक नहीं है। पहली बात तो ये। अब सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि उनको आधुनिक सभ्यता या जैसी भी जो सभ्यता हम लोग जो विकसित कर रहे हैं, हालांकि ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये अपने आप में पूर्ण सभ्यता है, कतई नहीं है, ये मानवीय सभ्यता है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, वहाँ तक लाने की प्रक्रिया का रूप क्या हो? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, जैसे अपन बोलते हैं, कि वो प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन क्या हो, कैसे वो हमेशा है। पहली बात तो ये है कि जो मुख्य धारा की, जिसकी आपने सवाल उठाया, मैंने इस पर काफ़ी सोचा है कि क्या मुख्य धारा नाम की कोई चीज़ है, इसकी अवधारणा क्या है। हालांकि एक लंबा सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर हम तो यही, मुझे जो लगता है कि मुख्य धारा जो समाज के जो शक्तिशाली निहिनता वर्ग होते हैं, वही जैसी अपनी जीवन शैली विकसित कर देते हैं, मापदंड तय कर देते हैं, उसको हम मुख्य धारा के रूप में मान के चल रहे हैं। जैसे कि आज एक यूनिपोलर सिस्टम हो गया है, यूरो अमेरिकन शिविर जैसा बतलाता है, हम उसको मुख्य धारा के रूप में मान लेते हैं, जिसको एक नए शब्द आ गया है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। खैर, वापस हम लोग समाज के वंचित वर्ग की ओर लौटते हैं। जब हम लोग ये तय कर चुके हैं कि हम उसको लौटें, यानी अलग नहीं रखेंगे, उनको लाएंगे। अब लाने का जो प्रक्रिया हो, क्या विकास की कीमत उन्हें वही अकेले क्यों चुकाए? ठीक है ना? यानी विकास लाने की जो एसिमिलेशन की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, वो एक मानवीय होनी चाहिए, और उसकी कीमत वही अकेले ना चुकाएं, उसकी कीमत हम लोग भी चुकाएं। दिक्कत आज यही हो रही है कि आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाते हैं, आप यहाँ से तामझाम भेज देते हैं, इंजीनियर भेज देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भेज देते हैं, और कलेक्टर चला जाता है, सबको चला जाता है अपना पूरा पैराफर्नेलिया लेकर के। नतीजा ये होता है कि आप तो उससे लाभ उठाते चले जाते हैं, और वो व्यक्ति और सिकुड़ता जा रहा है, अपने और पीछे होता जा रहा है, और जंगलों के अंदर, पहाड़ों के पीछे दुबकता जा रहा है। ये रुकना चाहिए। यहीं समाजशास्त्रियों का काम, चिंतकों का काम और राजनेताओं का काम है, प्लानर्स का काम है कि हम इस प्रक्रिया को मानवीय बनाएं, ह्यूमनाइज्ड करें। लेकिन वो कैसे करें? क्योंकि ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। इसके लिए मैंने, जैसे कि आपने कहा, मैंने जैसे अपनी इस पुस्तक में जो सबसे बड़ा प्रयोग किया है वो ये कि जो अमानवीय प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को रोकने के लिए ये जो हाशिए के जो लोग हैं, उनमें एक प्रतिरोधी क्षमता, जिसे बोलते हैं काउंटरवेलिंग फोर्स, वो पैदा की जानी चाहिए। आज दिक्कत यह है कि हम लोगों ने जो हाशिए पर जो मानवता जिंदा है, उनमें एक विवेचनात्मक चेतना, जिसे बोलते हैं
क्रिटिकल कॉन्शियसनेस वो पैदा नहीं की। वो इस बात का पहचान नहीं कर पाते हैं कि भाई ये जो नई सभ्यता जो आ रही है, जो बहुत ज़्यादा औपचारिक है, मोनिटाइज है, इंडस्ट्रियलाइज है, जो सभ्यता पहुंच रही है वो उनके फायदे की है या नहीं है। इससे लड़ने के लिए, इसके जो दुष्प्रभावों से लड़ने के लिए जरूरी है कि उनमें हम एक विवेचनात्मक चेतना पैदा करें। जोशी जी, ये विवेचनात्मक और चेतना इसके वाली जो लिए बात एक है, नई ढंग की शिक्षा की आवश्यकता है। मैं उसी सिलसिले में आपसे जी पूछना हाँ। चाहता हूँ। जो विवेचनात्मक चेतना की बात, क्रिटिकल कॉन्शसनेस की बात की है, और आपने शिक्षा पर जो इसमें आपके जो लेख शामिल हैं इस पुस्तक में, उसमें आपने पॉलो फ्रेरे को काफ़ी उद्धृत किया है और उसकी स्थापनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। लेकिन साथ साथ शिक्षा के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन हो रहा है, उसमें इवान इलीच का भी काफ़ी बड़ा नाम जी है, हाँ, और बिल्कुल। भारत के लोग इवान इलीच को भी काफ़ी पसंद करते हैं। आप जो दलितों का, आदिवासियों दोनों लगभग दलितों का समकालीन है जो समकालीन है, रहे। उनकी आपने फ्रेरे को कुछ, मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्व दिया है और इलीच पर आपने कुछ थोड़ा सा ध्यान कम दिया है। तो ये बेवजह है या इसके पीछे कोई ठोस और वास्तविक कारण नहीं, है? बेवजह तो बिल्कुल नहीं है। मैं करीब पॉलो फ्रेरे के संपर्क में, यानी उनकी रचनाओं के संपर्क में 1976 के आसपास आया था, और उन पर तभी से मैंने टिप्पणी लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। इसके बाद फिर करीब 78 या 79 के आसपास मैंने फिर उनकी तीनों पुस्तकों पर एक लंबी टिप्पणी की। जैसे उनकी एक पुस्तक है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, फिर दूसरी है एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, तीसरी है एक्शन फॉर कल्चरल चेंज। ऐसी 3 प्रमुख पुस्तकें। वैसे तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उसी दौरान आपको याद हो कि इवान इलीच की भी पुस्तकें आई, डी स्कूलिंग, सोसाइटी, आफ्टर डी स्कूलिंग, फिर डिसेबलिंग प्रोफेशन, ये 3-4 पुस्तकें, और जो डी स्कूलिंग द सोसाइटी, वो एक बड़ी मशहूर रही। इत्तेफाक से दोनों ही पिछड़े समाजों के हैं, लेकिन जब मैंने दोनों को पढ़ा गंभीरता से, तो मैं इस नतीजे में पहुंचा कि पॉलो फ्रेरे ने जो पिछड़े समाजों के अंतर विरोधों को, द्वंद्वों को जो जितना साइंटिफिकली समझा है, इवान इलीच उसे नहीं समझ पाए, या उनकी स्कीम ऑफ थॉट में ऐसा नहीं होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो, जैसे कि पॉलो फ्रेरे मानते हैं कि अगर जो हाशिए के जो लोग हैं और जो उत्पीड़न में सदियों से जी रहे हैं, उनको मुक्त कराने के लिए हमको कई स्तरों पर लड़ना पड़ता है। और सबसे बड़ा ये है कि हम उनके अंतर विरोधों की पहचान करें और पहचान करके एक नई स्ट्रेटेजी पैदा करें। इसीलिए उन्होंने एक शब्द यूज किया, जैसे कॉन्सेंटाइजेशन। कॉन्सेंटाइजेशन का मतलब है कि उस व्यक्ति को, जो पढ़ाने वाले, जो आपका छात्र है वंचित वर्ग का, उसमें ये विवेचनात्मक चेतना या आलोचनात्मक चेतना आनी चाहिए कि उसका परिवेश में कौन कौन सी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियां सक्रिय हैं। आज दिक्कत ये हो रही है कि बहुत सारे जो जिस ढंग की जो शिक्षा हम लोग दे रहे हैं इन पिछड़े वर्गों को, वो बिल्कुल उस ढंग की दे रहे हैं जो अंतर्विरोधों को पहचानते ही नहीं है। और अगर आपको इस जो शक्तिशाली, हमारे मतलब जो इंडस्ट्रियल फोर्सेज हैं, मॉडर्न फोर्सेज हैं, उसका सामना करने के लिए ज़रूरी है कि उनमें ये चेतना पैदा की जाए। तो इसमें पॉलो फ्रेरे ने जो मुझे जो नए टूल्स दिए, जैसे कि मैंने जैसे आपको बताया कॉन्सेंटाइजेशन, दूसरा मैंने बताया कि मैथोडोलॉजी ऑफ द डायलॉजिकल पार्टिसिपेशन, यानी वो शिक्षा को एक तरफा नहीं मानते। समाज शिक्षा को वो एक संवाद की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जहाँ छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे से संवाद करता है, और संवाद के माध्यम से फिर फ्रेरे के मामले में मेरा सवाल एक है। हाँ। अभी फ्रेरे पर एक किताब छपी है, उसको मैं देख रहा था। हाँ। उसमें 2 बातें मुझे खास तौर पर, मुझे 2 बातों ने ध्यान खींचा मेरा। एक तो फ्रेरे ने अफ्रीका के एक देश में जाकर के प्रयोग किया था और वहाँ असफल रहे थे। एक तरह से आदिवासी समाज था। दूसरे, फ्रेरे के बारे में ये भी, यह एक जो आज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, नारीवादी आलोचना है, उसका कहना है कि फ्रेरे की ने का जो पूरी जो व्यवस्था है वह मुक्ति है, लेकिन वो पुरुष केंद्रित ज़्यादा है, उसमें नारी की मुक्ति के पर उतनी चिंता व्यक्त नहीं की गई है। तो आपको लगता है कि भारतीय समाज में जब एक नारी का सवाल भी काफ़ी अब उठने लगा है और नारी की भी विवेचनात्मक चेतना जागृत करने के आवाज़ उठाई जाने लगी है और उसके प्रयास भी शुरू हुए हैं,
तो फ्रेरे को क्या नए ढंग से समझने की जरूरत है? हम पॉलो फ्रेरे का भारतीय संदर्भों में जनरलाइजेशन ना करें, ये मैं लिख चुका हूँ। जो हाँ। बात आप उठा रहे हैं उसके प्रति मैंने भी ध्यान दिया है। दूसरा ये कि जो पॉलो फ्रेरे जो बेसिक कहते हैं कि शिक्षा मुक्ति की प्रक्रिया है, जब वो कहता है कि शिक्षा मुक्ति की प्रक्रिया है तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ जाता है। नंबर 3, वो कहता है कि जब कल्चर और साइलेंस, खामोशी की संस्कृति की जब बात करते हैं तो उसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों आ जाता है। इसके बाद जब वो बात करते हैं कि शव कामुकता, यानी जो शासक वर्ग है वो स्त्री और पुरुष, वृद्ध और बच्चे, सब में जो शासित मानवता है उसमें एक शव कामुकता पैदा कर देता है। यानी कि आपको शासक वर्ग की संस्कृति, उसके मूल, उसके मापदंड, जीवन दृष्टि के प्रति एक मोह होने लगता है अनकॉन्शियस, और वो स्वयं को बिल्कुल समझ लेता है कि मैं बोधहीन हूँ। जैसे कि ये उदाहरण मैं कालाहांडी का दे सकता हूँ। जब कालाहांडी में मैं सर्वे कर रहा था, काम कर रहा था, तो आपने जैसे आदमी, बैल और सपने में मैंने लिखा कि वहाँ के बंधुआ मजदूरों को, जानते हो क्या कहते हैं अपने आप को? सुखवासी। मैंने उनसे पूछा, भैया तुम लोग सुखवासी कैसे हो? तुम तो बंधुआ मजदूर हो, बेगार करते हो, यहाँ तक कि अपने बच्चों को गिरवी भी रखते हो। तो उन्होंने कहा, साहब ऐसा है, सुखवासी नाम तो हमें हमारे जमींदारों ने दिया, गोटिया मन ने दिया। गोटिया माने जमींदार। तो मैंने क्यों दिया? कि वो कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास न ज़मीन है, न जायदाद है, न ट्रैक्टर है, न हल है। अब हमारे पास तो सब कुछ है, मकान है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, बीज लाने पड़ती है, खाद लाना पड़ता है, और तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, आराम से रात को सो जाते हो, तो तुम तो सबसे ज़्यादा सुखी हो। तो वो अपने आप को सुखवासी कहते हैं, जन्म के सुखवासी। अब ये जो है, अब इस पूरी इस जो उनके सब कॉन्शियस में समा गई है, इसको तोड़ने के लिए ये स्त्री और पुरुष में समान रूप से पाई जाती है। जब इसको तोड़ने के लिए आपको, जैसा मैंने कहा, कॉन्सेंट्राइजेशन की जरूरत पड़ती है। जैसा कि अब आप कहते हैं कि नारीवादियों ने उन पर यह आरोप लगाया है कि मूलतः उनकी शिक्षा जो है पुरुषवादी है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कि उनके आरोप सही हों, लेकिन ये देखना पड़ेगा टोटलिटी में पॉलो फ्रेरे को कि वो क्या कर रहा है। वो उत्पीड़ित मानवता को मुक्त कराना चाहता है। उसका पूरा जो दर्शन है वो मुक्ति का दर्शन है। अच्छा, आपने अभी बात की बंधुआ मुक्ति की बात, बंधुआ मजदूरों की बात। इस पुस्तक में भी बंधुआ मुक्ति के प्रयास के बारे में भी और बंधुआ लोगों की जो पीड़ा है उसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया है। मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि ये जो बंधुआ मजदूरी की प्रथा अभी हिंदुस्तान में लंबे समय से उसके खिलाफ भी आंदोलन चला, आप भी उसमें शरीक भी रहे आप, फिर भी वो समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, बल्कि उस समस्या के माध्यम से कहीं एक साम्राज्यवाद भी हिंदुस्तान में फैल रहा है। एक दूसरी उसकी यह भी हो रहा है कि जो अमेरिका जो सोशल अपना एजेंडा पेश कर रहा है उसके माध्यम से वो एक साम्राज्यवाद की जकड़न में हिंदुस्तान को लाने की कोशिश हो रही है। यह जो बंधुआ मुक्ति का जो प्रश्न है वह दो गहरे अंतर्द्वंदों में फंस गया है। दरअसल क्या है कि जो बंधुआ मजदूरी, जब हम लोगों ने आज से 25 साल 30 साल पहले जब ये सवाल उठाया, इमरजेंसी से बहुत पहले मैंने इस पर लिखना शुरू किया और ये बहस चलाई कि भाई यहाँ का जो खेतिया श्रमिक है वो क्या अर्जदास है या पूर्ण खेतिया श्रमिक है, उस सबसे बहस चलाई है। दरअसल ये जो बंधुआ मजदूरी और ये बेगार प्रथा, ये हिंदुस्तान की जो कृषि संबंध हैं, जिसे बोलते हैं अपन एग्रेरियन रिलेशन, उसकी एक देन है। जब तक कि हिंदुस्तान के अंदर सही ढंग से लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार लागू नहीं हो जाते, तब तक आप बंधक मजदूरी को समाप्त नहीं कर सकते। ये हमारी अर्ध सामंतवादी संस्कृति व्यवस्था और संस्कृति, उसके अंदर अंतर्निहित है बंधुआ मजदूर होना। देखिए, ये याद रखिएगा कि बंधुआ मजदूर एक बहुत बड़ा व्यापक सवाल है। इससे आपकी सांस्कृतिक गतिशीलता, आर्थिक गतिशीलता, राजनीतिक गतिशीलता तीनों प्रभावित होती है। आज दिक्कत ये आ रही है कि हिंदुस्तान के एग्रीरियन जो रिलेशंस हैं, जो कृषि संबंध हमारे, उनमें बुनियादी सुधार लाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ये याद रखिए, भारत में दिक्कत क्या हुई है कि आपने खेती का आधुनिकीकरण तो कर दिया, लेकिन उत्पादन संबंधों का आधुनिकीकरण नहीं किया। ये समस्या आप बिहार में भी देखते हैं।
ये समस्या आप पंजाब में भी देखते हैं, ये समस्या आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगी, उड़ीसा में भी मिलेगी। तो दिक्कत यही है कि आप सोशल क्लॉज की बात करें, ठीक है करिए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि क्या आप ज़मीन की जो सच्चाई है उसमें गुणात्मक रूपांतरण लाने के लिए तैयार हैं या नहीं। उसके लिए आपको सत्ता प्रतिष्ठान को भी बदलना पड़ेगा। जैसे मैं मानता हूं कि यहाँ का जो सत्ता प्रतिष्ठान है बेसिकली वो उसकी जो सोच है वो तो सामंतवादी दृष्टि है। पुस्तक में एक अध्याय भी है, और शिकार खेले करें नया गांव बसाएं, ये आपके ने एक प्रयोग किया है उसका, इसके बारे में जी थोड़ा सा बताएंगे क्या है ये दरअसल इसकी सफलता, जो आपने कॉन्सेप्ट जो ये अवधारणा पर, इसकी सफलता कहाँ तक संभव है? जैसे ये मैंने करीब 20-22 साल पहले, करीब हाँ एग्जैक्टली 20 साल पहले, ये 78 में ये खेल वहीं आदिवासियों के बीच में मैंने ये इसका शुरुआत की थी, वहीं उसको इन्वेंट किया था और फिर लगातार ये एनरिच होता रहा कई जगह के अनुभवों के आधार पर। इस पुस्तक में आपने दलितों के बारे में भी काफ़ी लिखा है। जी हाँ। और दलित समस्या के कई गहरे सवाल उठाए हैं, जिसमें एक बात खुल कर के सामने आ रही है कि भारत के जो गांव हैं वो बहुत हिंसा के कगार पर बैठे हुए हैं और हिंसा वहाँ व्याप्त है। तो आप लगता है कि एक तो इसका जो आपने बात बताई इसकी वजह एक एग्रेरियन रिलेशनशिप भी है, कृषि अर्थ संबंध, लेकिन उसके अलावा भी और भी क्या चीज़ें हैं कि लगता है कि भारत के गाँवों को सामाजिक तनाव जो हैं उनको कैसे बचाया जाना चाहिए? मैं आपको एक सोशल आपसे जो रिसर्चर हैं उसके नाते इसमें दो चीज बात करना पड़ेगा। देखिए अंतर विरोध तो हैं, इसको स्वीकार करना ही चाहिए। अब अंतर विरोधों के मामले में दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि, इसमें अंग्रेजी में दो शब्द हैं इसके लिए, मैं उसी का ही प्रयोग करूंगा। जैसे अंतर विरोधों को डिफ्यूज करना, और दूसरा है अंतर विरोधों को रिजॉल्व करना, यानी उनका समाधान करना। डिफ्यूज करने का मतलब ये कि आप अंतर विरोधों का समाधान ना करें, उसी में ही अपना वो पैबंद लगा देना, यानी ये सतह पे थोड़ा बहुत सुधार कर लिया और बस ठीक ठाक हो गया। समाधान यानी रिजॉल्व करना है अंतर विरोधों को, वो ये है कि आप एक गुणात्मक परिवर्तन लाना। आज दिक्कत ये हो रही है कि हम अंतर विरोधों को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जोशी जी, इस बहुत दिलचस्प बातचीत के लिए और बहुत विचारोत्तेजक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी